Hello friends and dear students, welcome back to my YouTube channel Aradhya Krishna Nursing Academy. I hope you all were doing well. और अभी जो हम कर रहे हैं उसमें जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, तो उसकी जो है वो प्रेपरेशन मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो आपको जो है वो उसके लेक्चर्स देखने को मिलेंगे मेरे चैनल के ऊपर। और उसमें जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें जो है वो जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनका हर एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्टिव नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो पिक्चर्स हैं वो आपको बताई जाएंगी, पिक्चर्स के थ्रू जो आपको चीज़ें क्लियर करवाई जाएंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के साथ जो है वो आपको हर एक चीज़ का जो है वो एक्सप्लेनेशन और प्रॉपर रीजनिंग के साथ जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। और इनके जितने भी प्रीवियस ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ ये प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो आप जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन सबको आप सुन सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट वाइज भी जो है वो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो एमसीक्यूज़ जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज भी आपको मिलेंगे। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, कम्युनिटी के, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के जो है वो सब्जेक्ट वाइज भी जो है वो आपको कॉन्टेंट जो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो जितना भी जो ये क्वेश्चन हैं ये ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए राधा कृष्ण नर्सिंग अकेडमी, और आप वहाँ पर जाके जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं, जो भी टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं उन सबको आप जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है, तो यही जो है वो हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ है, इसी को ही है जो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को जो है वो लास्ट तक कंप्लीट सुने फॉर गेटिंग द कंप्लीट नॉलेज रिगार्डिंग द टॉपिक। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट में टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स कितने होते हैं। ठीक है, 4, 1, 2 एंड 3। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट साइड पे दो दो होते हैं। 2 एट्रियम्स हैं हमारे पास और 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो मैं आपको इसके पिक्चर दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे देखिए, ये है हमारे पास 2 एट्रियम्स जिन्हें हम बोलते हैं, दो साइड से हमारे पास राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, तो दो हमारे पास एट्रियम्स हैं, दो हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं। तो हमारे पास कितने चैम्बर हुए? 1, 2, 3 एंड 4। 4 चैम्बर्स हैं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओनली आर्टरी विच सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे तो हमारे पास आर्टरीज में जो है वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पर यहाँ पूछा है कि ऐसी कौन सी एक आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑप्शन हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी एंड रीनल आर्टरी। सो द राइट आंसर इज द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो ये जो है जैसे हमारे पास जो राइट एट्रियम है ये सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है बॉडी से। ठीक है, देन यहाँ से जो है इसके थ्रू जो है वो यहाँ पर हमारे पास राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से जो है दिस इज़ द पल्मोनरी आर्टरी। तो ये यहाँ को जा रही है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये ब्लू कलर की जो है, तो ये हमारे पास लेफ्ट है और इस साइड जो हमारे पास राइट पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्दर 2 में डिवाइड हो जाती है, बट ये इसका ओरिजिन जो है वो यहाँ से होता है। कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है इन द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो एक हमारे पास आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, और वो लंग्स में लेके जाएगी फॉर द ऑक्सीजनेशन प्रोसेस, और उसके बाद वो फर्दर वापस लेके आती है हमारे पास पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, और वो आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, और देन सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फॉलोइंग विच स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इज नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से जो हमारे पास हम पेस मेकर ऑफ हार्ट किसको कहते हैं? एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीस या मिट्रल वेल्व। ठीक है, तो हम किसे कहेंगे? हमारे पास जो राइट आंसर दैट इज द एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड हम इसे कहते हैं, और साइनस एट्रियल भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो साइनो एट्रियल नोड है इसका जो लोकेशन है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर होता है हमारे पास इसका लोकेशन, और ये जो है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जो है वो ये जो साइनस नोड है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जो है वो स्प्रेड करते हैं थ्रू द लेफ्ट और राइट एट्रियम की तरफ। ठीक है, और उसके बाद जो है ये जो हमारे पास यहाँ पर जो है ये जो बंडल्स और ब्रांचेस जो बनी हैं, ठीक है, ये यहाँ पर जो है वो थ्रू आउट द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स में उस इम्पल्स को जो है वो स्प्रेड करते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है हार्ट की। ठीक है, हार्ट के एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हार्ट की वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और वो ब्लड को कॉन्टिन्यूसली पुश करते रहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इन फॉलोइंग विच इज़ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो हमारे पास जो है 2 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनमें जो डक्ट्स होती हैं वो नहीं होती हैं, डक्ट्स इनमें अब्सेंट होती हैं। इनमें जो है वो डक्ट्स होती हैं और वो जो है वो जो सरफेस एरिया है, जो सरफेस है हमारे पास किसी भी ऑर्गन का, जहाँ पर उन जो सिक्रीशंस हैं, जो हार्मोन्स हैं, उन्हें एक्ट करना है, वहाँ पर जाके जो है वो सिक्रीशंस को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, उसकी डक्ट्स के थ्रू। और यहाँ पर डक्ट्स नहीं है तो ये डायरेक्ट जो है वो ब्लड में जो सिक्रीशन को जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा जो ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करता है, और इसे जो है वो हम जो दोनों की तरह काम करता है उससे हम क्या कहते हैं, मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ऑप्शंस देख लीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास एंड थायराइड ग्लैंड। तो द राइट आंसर जो हमारे पास है दैट इज़ द पैनक्रियास। ठीक है, तो पैनक्रियास जो है वो एक हमारे पास मिक्सोक्राइन ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारे पास पैनक्रियास। ठीक है, और ये जो है वो यहाँ हमारे पास जो है वो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। ठीक है, तो हार्मोन्स जो ये सिक्रीट करता है, जिसका एंडोक्राइन जो पार्ट होता है वो हमारे पास इंसुलिन, ग्लूकागोन, ठीक है, इस तरीके के जो हार्मोन्स उनको रिलीज़ करते हैं जो हमारे पास बॉडी में ब्लड का ग्लूकोज मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में करवा चुकी हूँ। ठीक है, और कुछ इनके जो एंजाइम्स होती हैं जैसे ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, अमाइलेज, ठीक है, लाइपेज, लैकिथाइनेज, ये सब जो है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं फॉर द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो इन सब के डाइजेशन में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी आर। टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितनी है ह्यूमन बॉडी में, 206, 406, 539 एंड 639 मसल्स। ठीक है, तो जो राइट आंसर है दैट इज द 639 मसल्स। समटाइम कहीं पर जो है वो आपको 650 भी जो है वो इसका आंसर मिलेगा, बट यहाँ पे जैसे ऑप्शंस में दिया गया तो हमारे पास 639 जो है वो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स हैं, तो ये आप यहाँ से जो है वो याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वाइटल साइन चेंज इज़ द मोस्ट लाइकली इंडिकेटर ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, तो हमारे वाइटल साइंस होते हैं जिनमें हम चेक करते हैं टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये सब हम चेक करते हैं। तो उनमें जो है वो ऐसा क्या एक साइन है जो इंडिकेट करता है कि इंडिविजुअल को जो है वो हाइपरटेंशन हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शंस आप देखिए, अ नैरोइंग पल्स प्रेशर, इरेगुलर पल्स, फ्लक्चुएटिंग सिस्टोलिक प्रेशर या डायस्टोलिक प्रेशर एक्सीडिंग 90 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो हमारे पास वैसे जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 20/80 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर है और ये हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर है। जब हमारे पास जो डायस्टोलिक प्रेशर है अगर ये हमारे पास 90 से एक्सीड कर जाता है तब हम उसे जो है वो हाइपरटेंशन में काउंट करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थोरासेंटेसिस मीन्स। थोरासेंटेसिस का मीनिंग क्या होता है, एस्पिरेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम लंबर पंचर, इन्फ्लामेशन ऑफ thorax एंड abdomen एंड पंचर इनटू प्लूरल कैविटी फॉर द रिमूवल ऑफ प्लूरल फ्लूइड एंड एयर, और लास्ट ऑप्शन है रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज द ऑप्शन सी, दैट इज द ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। हमें जो है थोरासेंटेसिस मीन्स जब जो है वो हमारे पास प्लूरल फ्लूइड या जो एयर का अकोमोडेशन हो जाता है प्लूरल कैविटी में, तो वहाँ पर जो है वो हमें पंचर करके वहाँ से फ्लूइड को रिमूव करना पड़ता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज थोरासेंटेसिस। ठीक है, और जो एस्पिरेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है फ्रॉम लंबर रीजन, उसको हम लंबर पंचर कहते हैं। ठीक है, और जो है वो हमारे पास ये मैं आपको इसका इमेज दिखा देती हूँ, दिस इज़ द थोरासेंटेसिस। और यहाँ पर जो है वो हम ये चेक कर रहे हैं, साइट को आइडेंटिफाई करने के बाद जो है वो हम साइट को नम करेंगे और वहाँ पर जो है वो नीडल को इंसर्ट करके जो है बिटवीन द टू रिब्स इनटू द प्लूरल स्पेस वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो उसको इंसर्ट करके जो है वो हम वहाँ से फ्लूइड को एस्पिरेट कर देते हैं, जो भी एक्सेस फ्लूइड होता है अराउंड द लंग्स इज टू बी रिमूव्ड। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज थोरासेंटेसिस। और यहाँ पर एक और कंडीशन थी हमारे पास जो फ्लूइड इन द एब्डोमेन। ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज एसाइटिस हम उसे कहते हैं। और अगर हमें एब्डोमेन जो एब्डोमिनल कैविटी में जो फ्लूइड है जिस कंडीशन को हम कहते हैं एसाइटिस, ठीक है, तो अगर हमें उस फ्लूइड को रिमूव करना है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पैरासेंटेसिस। क्या कहेंगे, पैरासेंटेसिस, जो यहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है वो हम जो एसिस्टिक जो फ्लूइड है जो अकोमोडेट हुआ है एब्डोमिनल कैविटी में उसको जो है वो हम वहाँ से रिमूव करेंगे पेरिटोनियल कैविटी से जो अकोमोडेट हुआ है। ठीक है, और जो भी
इसको हम इन्वेस्टिगेशन के लिए भी दे सकते हैं, और स्पेशली ये उन केसेस में देखने को मिलता है जहाँ पर पेशेंट को जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल या हिपेटोलॉजी के रिगार्डिंग जो है वो कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसके रिगार्डिंग जो कोई स्पेशलिस्ट पर्सन होते हैं वो ये प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे और पेशेंट के जो है जो पेरिटोनियल कैविटी है वहाँ से जो है वो इस फ्लूइड को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन इज एडमिनिस्टर्ड बाय ट्रैकियोस्टमी आफ्टर लैरिंजेक्टमी बिकॉज। ठीक है, तो हमें जो है अगर किसी का ट्रैकियोस्टमी हुआ है पेशेंट का, ठीक है, तो ट्रैकियोस्टमी जो है जब हम ट्रैकिया में जो होल करते हैं, ठीक है, उसका एयरवे को मेंटेन करने के लिए इन बिटवीन जो है वो सेकंड टू थर्ड ट्रैकियल रिंग के बीच में जो है वो हम होल करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो हम ट्रैकियोस्टमी करते हैं पेशेंट को। तो बोल रहे हैं कि कोई ऐसे पेशेंट जिनका लैरिंजेक्टमी हो चुका है, ठीक है, तो मीन्स जिनका जो है वो लैरिंग्स का जो है वो रिमूवल हो चुका है, ठीक है, और उनमें जो है वो ट्रैकियोस्टमी किया गया है, तो उन्हें जो है वो हम ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं बाय ट्रैकियोस्टमी। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, तो ऑप्शंस आप देख लीजिए। ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन कंटेन्स मोर वाटर, द अपर एयरवे इज नो लॉन्गर कनेक्टेड टू द लोअर एयरवे, and the lower airway heals more quickly if humidity is utilized, and humidified oxygen administration facilitates the suctioning। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज़ द जो अपर एयरवे जो है नाउ दैट इज़ नो लॉन्गर टू बी कनेक्टेड टू द लोअर एयरवे, इसलिए जो है वो हमें जो है वो जो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन जो हम पेशेंट को दे रहे हैं थ्रू द ट्रैकियोस्टमी, तो वो वहाँ से देना पड़ेगा उसको। ठीक है, क्योंकि अभी कोई कनेक्शन नहीं रहा है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे क्यों हम बोल रहे हैं। ये बिफोर ऑपरेशन का इमेज है। ठीक है, ये जो इस साइड वाला जो पिक्चर है बिफोर लैरिंजेक्टमी है और ये आफ्टर द लैरिंजेक्टमी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास लैरिंग्स की प्रेजेंस है, ठीक है, इस पिक्चर में नहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ये यहाँ पर लैरिंग्स है। ठीक है, तो नॉर्मली जो है वो हम ओरल जो है एयर जो है वो हमारे पास नोज़ के थ्रू हम लेते हैं और फिर वो लैरिंग्स के थ्रू होता होता जो वो हमारे पास कहाँ चला जाएगा, ट्रैकिया में चला जाएगा। ठीक है, और जो हम फूड ले रहे हैं माउथ से वो हमारा इसोफेगस से होके स्टमक तक चला जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि लैरिंग्स का यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अभी अगर वो नेज़ल कैविटी के थ्रू अगर एयर लेगा भी तो वो कहाँ चली जाएगी, अभी कोई पैसेज नहीं बच रहा है उसको यहाँ तक लाने के लिए। ठीक है, तो वो नहीं तो अदरवाइज एसोफेगस के थ्रू चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास अभी कोई कनेक्शन नहीं बचा है अपर एयरवे और लोअर एयरवे के बीच में, इसीलिए जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो स्टोमा का क्रिएशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये ट्रैकिया है, यहाँ पर स्टोमा क्रिएट कर दिया। अब यहाँ से एयर जाएगी डायरेक्ट इनटू द ट्रैकिया के थ्रू लंग्स तक जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन किया है, बिफोर लैरिंजेक्टमी द नोज हैव टू फिल्टर द एयर दैट इज़ टू बी इनहेल्ड, और आफ्टर सर्जरी क्या होगा, जो भी एयर जो हम ब्रीद कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इन एंड आउट जो भी होगा वो स्टोमा के थ्रू ही होगा। ठीक है, वहीं से जो है वो जो बाईपास एक जो है वो यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिटीज़ ऑफ अ नर्स एक्सेप्ट। ठीक है, तो नर्स की जो क्वालिटीज़ हैं वो सभी हैं, कोई एक छोड़ के, केयरिंग एटीट्यूड, ऑनेस्टी, टॉकटिव एंड वेल बैलेंस्ड लाइफ। ठीक है, तो नर्स में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसका केयरिंग एटीट्यूड भी होना चाहिए, ऑनेस्ट नेचर होना चाहिए। ठीक है, एक वर्क बैलेंस जो है वो अच्छे से होना चाहिए उनका। ठीक है, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ एक बैलेंस होना चाहिए, उनको करना आना चाहिए, और उनका टॉकटिव नहीं भी होगा तब भी चलेगा। ठीक है, तो दिस टॉकटिव जो है ये वो यहाँ पर एक्सेप्ट के लिए जो है वो इधर आंसर आता है। ठीक है, नर्स जो है उनको इतनी बात तो होनी चाहिए कि वो पर्सन जो भी पेशेंट है उसका प्रॉपर हिस्ट्री लिया, उसका इन्फॉर्मेशन लिया। ठीक है, और एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए और एक हेल्थ एजुकेशन देने के लिए उनसे बात किया, कम्युनिकेशन स्किल्स उनके अच्छे होने चाहिए, बट ये नहीं है कि अननेसेसरी जो वो हम अपनी जो एनर्जी है वो वहाँ पर जो है वो कंज्यूम करवा रहे हैं और यहाँ वहाँ की पूरी डिस्कशन में लगे हुए हैं, जो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें लगे हुए हैं, रैदर देन कि हम उनको एक अप टू डेट इन्फॉर्मेशन दें, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, उन्हें कंफर्ट फील करवाएं और अपना केयर प्रोवाइड करने पे जो वो कंसंट्रेट करें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिकॉशंस इन द केयर ऑफ अ पेशेंट विद हाई फीवर। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मेंशन किया गया है वो सभी जो वो हम प्रिकॉशंस लेते हैं उस एक पेशेंट के लिए जिसको हाई फीवर है। प्रिकॉशंस की बात हो रही है, कोई प्रिवेंशन कोई ट्रीटमेंट की बात नहीं है, प्रिकॉशंस की बात है कि हम बिल्कुल खास ध्यान रखेंगे एक हाई फीवर का जो पेशेंट है उसका जो है वो प्रिकॉशंस क्या लेंगे हम उसकी केयर करते टाइम। ठीक है, तो ऑप्शंस दी गई है, कोई एक है जो हमें यहाँ पर रॉन्ग है वो हमें बताना है। ठीक है, तो नेवर लीव अ पेशेंट विद हाई फीवर अलोन, rigors and convulsions may occur at any time, and administer antipyretic drugs
एंड टैपिड कोल्ड स्पंजिंग इज नॉट यूजफुल इन पेशेंट एंड नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द एंटीपायरेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमें फीवर वाले पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, तो ठीक है, हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें नहीं आने वाला है। देन राइगर एंड कन्वर्जन्स में अकर एट एनी टाइम, तो ये भी है, तब भी हम उसमें प्रिकॉशंस प्रॉपर लेके रखेंगे। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक ड्रग्स वो भी हम करते हैं। ठीक है, अभी ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि टैपिड कोल्ड स्पंजिंग इज़ नॉट यूजफुल इन द पेशेंट, ये यूजफुल नहीं होती है और जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से बोला गया है। तो दिस इज़ द, ये प्रिकॉशन जो है वो यहाँ पर रॉन्ग मेंशन किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो है वो अगर हम कोल्ड स्पंजिंग पेशेंट को करते हैं तो उसके जो है वो उसका एक इफेक्ट होता है पेशेंट की बॉडी से हीट लॉस करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है वो यहाँ पर इसका आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग लंबर पंचर विच पोजीशन इज गिवन टू अ पेशेंट, तो हम कौन सी पोजीशन देंगे लंबर पंचर करते टाइम? सुपाइन पोजीशन, साइड लाइन, सी शेप पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन एंड फाउलर्स पोजीशन। ठीक है, तो सुपाइन देंगे तो फिर हम लंबर एरिया को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये भी नहीं देंगे। ठीक है, और लिथोटमी तो है अगर किसी का पैल्विक रीजन का एग्जामिनेशन करना है कुछ उस तरीके से, तब है। फॉलोअर्स तो अगर किसी का डिस्निया है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही है, उसको उस तरीके से फॉलो पोजीशन देने के लिए बिठा रहे हैं। ठीक है, या कुछ हमें एनजी फीडिंग है या एनजी इंसर्शन उसमें बिठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तो लंबर को विजुलाइज करना है क्योंकि वहाँ से हमें लंबर पंचर करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइड लाइंग सी शेप्ड पोजीशन जो है वो पेशेंट की बनाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से जो है वो पेशेंट को पोजीशन देंगे, साइड लाइन और एक सी शेप बन जाती है पेशेंट की। ठीक है, तो ये इसमें जो है वो हम इसको लंबर पंचर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकियोस्टमी इज परफॉर्म बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग, बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रैकियल रिंग, बिटवीन सिक्स्थ एंड सेवंथ ट्रैकियल रिंग, एट द लेवल ऑफ फर्स्ट ट्रैकियल रिंग। ठीक है, तो ये मैंने तो अभी जस्ट आपको ये बता दिया इसका आंसर। द राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड ट्रैकियल रिंग में जो हम ट्रैकियोस्टमी करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रैकियोस्टमी किया गया है बिटवीन द सेकंड ये था और ये इसके पीछे थर्ड है, तो इसके बीच में किया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैनेजमेंट ऑफ कार्डिक अरेस्ट इंक्लूड। ठीक है, तो किसी को कार्डिक अरेस्ट हुआ, कार्डिक अरेस्ट मीन्स कि किसी का सडन जो है वो हार्ट का फंक्शनिंग स्टॉप हो चुकी है। ठीक है, और इसका जो एक टाइम पीरियड होता है एटलीस्ट फॉर 7 to 8 मिनट्स के लिए जो है वो अगर रहेगा, तो फिर उसके बाद पेशेंट जो है वो डेथ उसकी हो जाएगी। ठीक है, तो इतना टाइम तक हो सकता है किसी केस में ये रहे, तो ये है। बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो मैनेजमेंट है कार्डिक अरेस्ट की, उसमें हम क्या करेंगे, क्या सब चीज़ें करनी है, कोई एक चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, इंक्लूड एक्सेप्ट। ठीक है, तो एक्सेप्ट में जो आएगा वो हमें बताना है। मैसिव आईवी इन्फ्यूजन, ऑक्सीजन थेरेपी, क्लियरेंस ऑफ एयरवे एंड कार्डिक कंप्रेशन। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि जो कार्डिक अरेस्ट है इसमें सडन जो है वो हार्ट जो है वो अपना फंक्शनिंग करना स्टॉप कर देता है। ठीक है, और जो है वो ब्रीदिंग एकदम से स्टॉप हो जाती है, पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है वो चला जाता है। ठीक है, तो समवेयर हम कोशिश करेंगे कि उसको कार्डिक कंप्रेशन दें, ठीक है, ताकि उसका हार्ट जो है वो अगेन फंक्शनिंग पे आए, उसका एयरवे को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, उसको ऑक्सीजन देने की कोशिश करेंगे, सब करेंगे, अनलेस हम उसको जो है मैसिव आईवी इन्फ्यूज़न यहाँ पर नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि आईवी इन्फ्यूज़न से तो और हम उसका जो है वो हाइपर वॉल्यूमिया वहाँ पर कर रहे हैं, पहले ही हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा, उसका कोई यहाँ पर कोई मैनेजमेंट में नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कुछ एक इसके पॉइंट। सडन कार्डिक अरेस्ट जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि एकदम से जो है वो हार्ट जो है वो अपना जो उसकी फंक्शनिंग है, जो बीट कर रहा है, पंप कर रहा है ब्लड को, वो स्टॉप कर देता है। ठीक है, और जिसकी वजह से वो जैसे ही इमीडिएटली उसने स्टॉप किया, तो वैसे ही जो भी ब्रेन है या जो भी हमारे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, ठीक है, उन सबको जो है वो ब्लड का सप्लाई होना बंद हो जाएगा। ठीक है, ब्लड का सप्लाई अगर जाना बंद हुआ तो ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई होना बंद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर इसका क्विक ट्रीटमेंट, जैसे मैंने कहा कि अगर एकदम से इसका ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये जो है वो लाइफ सेविंग अगर किया तो लाइफ सेविंग है, बट अगर क्विक ट्रीटमेंट इसमें नहीं हुआ तो इसमें पेशेंट की जो है वो डेथ भी हो सकती है विद इन अ मिनट। ठीक है, सडन कार्डिक अरेस्ट जो है वो फेटल हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि अगर ये 8 मिनट्स तक चला गया विदाउट सीपीआर। ठीक है, सीपीआर नहीं दे पा रहे हैं, कुछ भी पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है और वो वैसे ही रहा, तो हमारे पास 7 to 8 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं है, हम पेशेंट को फिर वापस नहीं ला सकते। ठीक है, हाँ, अगर क्विक ट्रीटमेंट मिल जाता है तो वो लाइफ सेविंग कंडीशन हो सकती है। ठीक है, और जो यूजुअली अगर हम इसको फॉलो करते हैं ये कार्डियक अरेस्ट को, तो जैसे मैंने कहा कि जो ब्रेन है उसको भी ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी। ठीक है, तो नियर अबाउट जो है विदाउट ब्लड सप्लाई जो है वो ब्रेन ओनली 3 to 4 मिनट्स के लिए जो है वो सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर इनके जैसे मैंने कहा कि आपको कि हार्ट की फंक्शनिंग के लिए हमारे पास फिर भी 7 to 8 मिनट्स हैं।
ठीक है। मान लो अगर फिर भी हमने CPR दे दे के जो है वो विदिन 5 to 6 मिनट्स जो है वो उसका हार्ट फंक्शनिंग पे आ गया, पेशेंट ने सांस लेना शुरू कर दिया, ठीक है, या उसका हार्ट फंक्शनिंग पे आ गया, फिर भी जो है उसकी कॉन्शियसनेस वो जैसे आएगा या अटेन करेगा अपनी कॉन्शियसनेस को बाद में, तब भी जो है वो उसके ब्रेन के कुछ एक पार्ट्स को इतना डैमेज हो सकता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं गई, ठीक है, तो कुछ एक पार्ट्स उसके डैमेज हो चुका होगा। अभी वो बाद में पता चलता है कि पेशेंट का क्या सिस्टम, कौन से सेंटर्स पे कितना इफेक्ट पड़ा है, ठीक है, ब्रेन के कौन से स्ट्रक्चर पर कितना इफेक्ट पड़ा है, क्या उसके जो उसका जो नर्व इम्पल्स है वो कौन से क्या पेरिफेरल एरियाज पे उसका इफेक्ट पड़ा, कि उसके लिम्स में इफेक्ट पड़ रहा है, क्या चीज़ों पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है, वो बाद में उसका क्लियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ड्यूरिंग हेड इंजरी व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, तो अगर हेड इंजरी किसी की होती है, ठीक है, तो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, तो हेड इंजरी में हमारे हेड पे मीन्स बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन के, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, तो वो जो हेड में जो ऑर्गन जो ब्रेन है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं उसमें से किसी पार्ट में इंजरी हो रही है जो ये सब चीज़ें को अफेक्ट, टेम्परेचर को अफेक्ट करेगा, ठीक है, तो बेसिकली इसके बारे में पूछा गया। तो ऑप्शन हमारे पास पोन्स इंजरी, पोन्स वेरालाई की बात कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस इंजरी, सेरिबेलम इंजरी एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा के इंजरी की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर दैट इज़ द हाइपोथैलेमस इंजरी, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कॉज ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक, ठीक है, हाइपोवॉलेमिक मीन्स हमारी बॉडी में जो है वो जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो जो ब्लड में वो कम हो चुका है, तो अगर वो कम है तो वो क्या कॉजेज रह सकते हैं, ठीक है, बर्न है, सीवियर डिहाइड्रेशन है, हेमरेज की कंडीशन है, या ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ द ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, सभी कंडीशन में जो है वो हमें जो है वो बॉडी में हाइपोवॉलेमिक की कंडीशन अराइज होती है दैट लीड्स टू द हाइपोवॉलेमिक शॉक। इन फॉलोइंग विच ट्रीटमेंट थेरेपी इज़ यूज्ड फॉर ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम कौन सा जो है वो ट्रीटमेंट थेरेपी को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दिया है मल्टी ड्रग जो ट्रीटमेंट की बात हो रही है, देन डॉट्स की बात हो रही है, PPI की बात हो रही है, देन फोटोथेरेपी की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ द डॉट्स, ठीक है, क्योंकि डॉट्स में क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जो है वो यहाँ पर हम देते हैं ट्यूबरक्लोसिस के केस में। सम टाइम यहाँ पर ऑप्शंस में जो है वो कभी BCG भी लिखा होता है, तो BCG जो है वो प्रिवेंशन के लिए है ना कि ट्रीटमेंट के लिए, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात हुई इसलिए जो है वो हम इसको डॉट्स में प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच डिजीज हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पर जो डिजीज जो मेंशन की गई हैं इनमें से ऐसी कौन सी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इरेडिकेट हो चुका है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा, पर्ट्यूसिस, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो इरेडिकेट हो चुका है, सो जो राइट आंसर दैट इज़ द स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ द वेरियोला, ठीक है, तो वेरियोला की वजह से ये होता है, और जो ये हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ये रेडिकेट हुआ था, इसका जो है वो आपको अगर डेट देखने को मिलेगी तो दिसंबर 1979 देखने को मिलती है, बट सम केसेस में आपको इसको 1980 भी ऑप्शन में आता है, ठीक है, तो हम इसको 1980 भी कंसिडर करते हैं, और इंडिया से जो था ये 1977 में जो है वो इसको इरेडिकेट हो गया था, इसका जो लास्ट केस देखने को मिला था इंडिया में दैट इज़ इन 1974, तो नियर अबाउट 3 ईयर्स के आसपास जो है वो 3 to 4 ईयर्स के आसपास जो है वो इसका टाइम लगता है कोई सर्टिफाई होने के लिए कि जो ये डिजीज़ जो है वो इरेडिकेट हो चुकी है, तो इंडिया से 1977 में ये इरेडिकेट हो गई थी, ठीक है, और जो लास्ट केस था वो 1974 में देखा गया था, और वर्ड्स जो था ये रेडिकेट हो चुका था 1980 में, ठीक है। चिकन पॉक्स जो है वो हमारे पास वेरिसिला जूस्टर की वजह से होता है, कॉलरा विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है, और जो पर्ट्यूसिस है हमारे पास वो बॉर्डीडेला पर्ट्यूसिस की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्स इज़ अ, जो एड्स है हमारे पास वो कौन सी डिजीज़ है, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, फंगल डिजीज़, या प्रोटोजोअल डिजीज़, ठीक है, तो ये जो है हमारे पास वायरल डिजीज़ है, ठीक है, और ये जो हमारे पास HIV वायरस की वजह से होता है, और HIV जो हमारे पास वायरस है, ठीक है, ये RNA टाइप का वायरस होता है, आप यहाँ पे देख सकते 2 स्ट्रैंड्स ऑफ RNA वायरस, एंड ये दिस इज़ नोन एज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, जिसकी वजह से जो है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है वो हमारे पास कंडीशन अराइज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फ्लूइड इज यूज्ड फॉर द डाइल्यूशन ऑफ BCG वैक्सीन, ठीक है, तो BCG वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए हम कौन सा फ्लूइड यूज़ करेंगे, टैप वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, नॉर्मल सलाइन, या RL,
ठीक है। तो हम जो यूज़ करेंगे दैट इज़ द नॉर्मल सलाइन हम यूज़ करते हैं BCG वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीजल्स वैक्सीन इज जो मीजल की जो वैक्सीन है वो कैसी वैक्सीन है? लाइव वायरल वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, किल्ड वायरल वैक्सीन या किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है, क्योंकि मीजल्स जो है वो हमारे पास वायरल डिजीज़ है, तो ये लाइव जो है वो वायरल वैक्सीन है हमारे पास मीजल्स। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। और जिन्होंने प्रीवियस जो लेक्चर्स जो अटेंड नहीं किए हैं, ठीक है, तो वो प्रीवियस लेक्चर्स को भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इनमें जो है वो आपको RRB के जो एग्ज़ाम की जो MCQs होंगे वो मैंने यहाँ पर करवाए हैं आपको। और जितने भी मैं ये लेक्चर्स करवा रही हूँ, इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी प्रीवियस किसी ना किसी नर्सिंग एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, चाहे वो हमारे पास एम्स का हो, ठीक है, या हमारे पास DSSB का हो, ठीक है, या PGI MER का हो, या हमारे पास ESI में आए हो, ये क्वेश्चन से पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं। तो वो वही सब क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर आपको करवा रही हूँ। और सब्जेक्ट वाइज भी जो है वो मैंने प्लेलिस्ट जो है वो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। हर एक सब्जेक्ट के जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पर डिस्कस किए हैं प्रॉपर एक सब्जेक्टिव थॉर नॉलेज के साथ। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाइए और उनको आप अटेंड कीजिए।